मेरे पिताजी यहीं पे क्यों अदृश्य हुए? दोस्तों, कहते हैं कुछ कहानियां सिर्फ सुनी नहीं जाती बल्कि उन्हें महसूस किया जाता है। और कांतारा चैप्टर 1 एक ऐसी कहानी है जिसने इतिहास, आस्था और रहस्य के बीच की बहुत सारी सीमाओं को मिटा दिया है। एक ऐसी फिल्म जिसने अपनी कहानी ही नहीं बल्कि एक परंपरा को जिंदा किया है। जिस फिल्म ने भारतीय सिनेमा में संस्कृति और आस्था की बिल्कुल एक नई परिभाषा लिखी है। जहां आज आलम यह है कि सिनेमा हॉल में कांतारा चैप्टर 1 का क्रेज लोगों के बीच में बिल्कुल देखते ही बन रहा है। और जिस तरह से इसके कलेक्शंस दिन प्रतिदिन बढ़ते जा रहे हैं, उसने बॉलीवुड के बहुत सारे फिल्म मेकर्स की आंखें खोल दी हैं। और मैं ऐसा मानकर चलता हूं कि जब आप ये वीडियो देख रहे हैं तब तक आपने ये फिल्म देख ली होगी। लेकिन अगर आपने अभी तक ये फिल्म नहीं देखी है और आप ये वीडियो देख रहे हैं तो प्लीज इसको यहीं पर बंद कर दीजिए, क्योंकि इसमें बहुत सारे स्पॉइलर होने वाले हैं। जहां इसके कई हिस्सों में हम फिल्म की कॉम्प्लिकेटेड कहानी के बारे में, इसमें छुपी हुई हिडन डिटेल्स के बारे में, फिल्म के बनने के पीछे की बहुत सारी घटनाओं के बारे में और कई अननोन फैक्ट्स के बारे में बात करने वाले हैं, जिनके बारे में आपने इसके पहले कभी सुना तक नहीं होगा। तो तसल्ली के साथ आप ये वीडियो देखना शुरू कीजिए और हम आपको लेकर जाने वाले हैं कांतारा की बहुत ही रहस्यमयी दुनिया में, जिस पूरी की पूरी अलग ही दुनिया को बनाने का और इसको लोगों के बीच में लाने का पूरा आइडिया ऋषभ शेट्टी का ही था, जिन्होंने इसके पहले साल 2022 में आई फिल्म कांतारा को भी लिखा था, डायरेक्ट किया था और बतौर एक्टर के तौर पर भी नजर आए थे। हालांकि आपको बता दें कि इसका पहला पार्ट कांतारा जो कि 2022 में आई थी, उसका बजट कोई बहुत ज्यादा नहीं रखा गया था। मात्र 16 करोड़ रुपए के बजट में ये फिल्म बनकर तैयार हुई थी, जिसमें कर्नाटका की बिल्कुल एक रूटेड कहानी थी। लेकिन फिल्म को लोगों ने बहुत ज्यादा पसंद किया, इसकी कहानी को लोगों ने बहुत ज्यादा अप्रिशिएट किया और देखते ही देखते कांतारा के पहले पार्ट को अलग अलग भाषाओं में डब करके रिलीज किया गया और ये फिल्म ब्लॉकबस्टर रही थी। यहाँ पर आपको बताते चलें कि पहली कांतारा का बजट 16 करोड़ था, जो वैसे पैन इंडिया लेवल के हिसाब से अगर देखा जाए तो बहुत ही कम था। लेकिन आपको बता दें कि उस समय ऋषभ शेट्टी ने इसको पैन इंडिया फिल्म के तौर पर नहीं बल्कि एक कन्नड़ा फिल्म के तौर पर ही बनाने का बस प्लान किया था। और उस समय ज्यादातर कन्नड़ा फिल्मों का बजट 5 करोड़, 6 करोड़ या 8 करोड़ तक ही होता था। लेकिन ऐसे में 2022 में आई कांतारा का बजट लगभग 16 करोड़ था, तो उस समय कन्नड़ा फिल्म के हिसाब से इसका बजट काफी ज्यादा था। लेकिन फिल्म को मिली अनएक्सपेक्टेड सफलता के बाद ऋषभ शेट्टी ने जब इसका प्रीक्वल बनाया कांतारा चैप्टर 1 के नाम से, तो अब इसका बजट 16 करोड़ से बढ़कर सीधा 125 करोड़ रुपए हो गया है। जहां पहली कांतारा बहुत ही रूटेड और रॉ रखी गई थी, तो वहीं दूसरी कांतारा में हमें बहुत सारे वीएफएक्स वाले सीन भी देखने के लिए मिले हैं, जिसके लिए जंगल के बीचों बीच में ये पूरा बड़ा सेट तैयार किया गया था, जहां पर सारे कास्ट और क्रू मेंबर्स शूटिंग करने के लिए जाते थे। आपको बता दें कि कांतारा की इस अलग ही दुनिया को बनाने के लिए ऋषभ शेट्टी ने अपनी जिंदगी के 5 साल दिए हैं, जहां इन 5 सालों में ऋषभ शेट्टी के साथ में हजारों लोगों की टीम की दिन रात की खून पसीने की मेहनत भी शामिल है। और तारीफ करनी पड़ेगी ऋषभ शेट्टी की, जब भी कांतारा की सक्सेस का श्रेय उन्हें दिया जाता है तो इस श्रेय को वो अपनी पूरी टीम में बांटते हैं। और हमेशा उनका ये कहना होता है कि अगर उनकी टीम उनके साथ में नहीं होती, उनकी टीम इस फिल्म को अपना नहीं समझती, तो वो ये फिल्म कभी बना ही नहीं पाते। आपको बता दें कि ऋषभ शेट्टी इतने रूटेड हैं और अपने गांव से और वहां के लोगों से इतने कनेक्टेड हैं कि उन्होंने इस फिल्म की शूटिंग पूरी की पूरी अपने गांव में ही की है। उनके गांव का नाम है कुंदापुरा और कैराडी, जहां उनके गांव के आसपास बहुत घना जंगल है। उनके गांव के आसपास ये जंगल इतना घना और दुर्लभ है कि रात के समय इन जंगलों में जाना तो दूर की बात है, लोग दिन के समय भी यहाँ नहीं जा पाते हैं। लेकिन जब ऋषभ शेट्टी ने इस रूटेड कहानी को बनाने का डिसाइड किया और अपने गांव वालों से इस बारे में डिस्कस किया, तो पूरा गांव उनके साथ में खड़ा हो गया। और देखते ही देखते ऋषभ शेट्टी के गांव कुंदापुरा और कैराडी के लगभग 1000 से भी ज्यादा लोग उनकी आर्मी के जैसे बनकर खड़े हो गए। यहाँ पर आपको एक बात और बताते चलें कि इसकी कहानी हो, चाहे कॉस्ट्यूम डिजाइन हो या फिर यहाँ पर सेट डिजाइन हो, इन सारी चीजों को तैयार करने के लिए ऋषभ शेट्टी इनके एक्सपर्ट्स के अलावा अपने गांव वालों की भी राय लेते थे। और 2022 में आई फिल्म कांतारा को भी सेम इसी लोकेशन पर शूट किया गया था और कांतारा चैप्टर 1 के भी ज्यादातर सीन यहीं पर शूट किए गए हैं। बस इन दोनों ही फिल्मों में अंतर ये था कि पहली वाली कांतारा में वीएफएक्स का इतना यूज नहीं किया गया था, लेकिन कांतारा चैप्टर 1 में वीएफएक्स के कई सीन हमें देखने के लिए मिले थे, जैसे कि ये टाइगर वाला सीन, इस गुफा के अंदर बैठे हुए इस ब्रह्म राक्षस वाला सीन और इसका क्लाइमैक्स सीन, जहां इतनी बारीकी के साथ इन सारी चीजों के ऊपर काम किया गया था, जो देखते टाइम पर ऐसा लगता है कि फिल्म का पूरा बजट ऋषभ शेट्टी ने इन्हीं सीन्स में लगा दिया है।
मतलब उन्होंने फिल्म के सीन्स के साथ में किसी भी तरह का कॉम्प्रोमाइज नहीं किया है और ये हमें फिल्म देखते टाइम पर समझ में भी आता है कि कितनी बारीकी से काम हुआ है। और बड़े पर्दे पर ये फिल्म देखते टाइम पर ऐसा लगता है कि इसका बजट कम से कम 300-400 करोड़ रुपए तो होगा ही होगा, लेकिन ऋषभ शेट्टी ने इस कारनामे को इसके आधे से भी कम बजट में करके दिखाया है। आखिर एक फिल्म के लिए एक एक्टर और डायरेक्टर कितना डेडिकेट हो सकता है वो हमें ऋषभ शेट्टी को देखकर समझ में आता है। जहां ऋषभ शेट्टी कांतारा के इन दोनों ही पार्ट्स को बनाने के लिए लगभग 5 साल तक अपने गांव में ही रहे हैं और वहीं पर ऋषभ शेट्टी के दोनों बच्चों का जन्म हुआ और वहीं पर गांव के ही स्कूल में इनके बच्चे पढ़ाई कर रहे थे। और वाकई में एक फिल्म बनाने के लिए ये बिल्कुल एक अलग ही तरह का डेडिकेशन है, जहां पर एक एक्टर अपनी फिल्म बनाने के लिए अपनी बीवी और बच्चों के साथ में गाँव में ही शिफ्ट हो गया और वहीं गाँव के बच्चों के साथ में उसके बच्चे भी स्कूल जाकर पढ़ाई कर रहे थे। और वाकई में जब किसी फिल्म के लिए किसी का इतना डेडिकेशन हो, इतना पैशन हो, तो वो हमें पर्दे पर भी नजर आता है और लोग उसकी तारीफ भी करते हैं। यहाँ पर आपको बता दें कि 2022 में जो कांतारा आई थी उसके लिए ऋषभ शेट्टी को बेस्ट एक्टर का नेशनल अवार्ड मिला था और उसको बेस्ट पॉपुलर फिल्म प्रोवाइडिंग होलसम एंटरटेनमेंट का भी नेशनल अवार्ड दिया गया था। कांतारा चैप्टर 1 की मेकिंग से जुड़ी कई बातें जानने के पहले हम आपको इसकी कहानी के बारे में कई ऐसी हिडन डिटेल्स बताने वाले हैं जो आपको शायद समझ में नहीं आई होंगी। जैसे इसके एक सीन में हमें गुफा के अंदर एक बहुत बड़ा क्रिएचर नजर आता है जिससे ऋषभ शेट्टी की लड़ाई होती है। आपको बता दें कि ये कोई और नहीं बल्कि ब्रह्म राक्षस है और इसके बारे में हमें फिल्म के एक सीन में बताया भी जाता है। जब एक सीन में चेन्ना कांतारा के लोगों को बांगरा ले जा रहा होता है तो वहां पर वो पूछता है कि क्या सच में उस गुफा में कोई ब्रह्म राक्षस है, तो ऋषभ शेट्टी उसको बताते हैं कि वहां पर सच में एक ब्रह्म राक्षस है। एक समय था जब वो ब्रह्म राक्षस एक राजा को मारने के लिए आया था, तो रानी बीच में आ जाती है और उसको अपना एक घुंघराला बाल सीधा करने के लिए दे देती है और वो ब्रह्म राक्षस उस बाल को सीधा करने में लगा रहता है और एक गुफा में चला जाता है और तब से लेकर अभी तक वो उस घुंघराले बाल को ही सीधा करने में लगा हुआ है। और अगर आपको याद हो तो जब ऋषभ शेट्टी पहली बार इस ब्रह्म राक्षस से मिलते हैं तो ये ब्रह्म राक्षस हमें वो बाल सीधा करता हुआ ही नजर आता है। 2022 में आई फिल्म कांतारा में हमें 18वीं और 19वीं सदी की कहानी देखने के लिए मिलती है, लेकिन वहीं कांतारा चैप्टर 1 में हमें इससे कई साल पीछे 5वीं और 6वीं शताब्दी की कहानी देखने के लिए मिलती है, जिस समय वहां पर कदम्बा डायनेस्टी का राज था और उस समय के हिसाब से हमें इसमें कई चीजें देखने के लिए मिलती हैं। फिर चाहे उनका रहन सहन हो, पहनावा हो, कपड़े हो या फिर मसालों का व्यापार हो। आपको बता दें कि उस समय के हिसाब से इन सारी चीजों की डिटेल ऋषभ शेट्टी ने केवल अपने दिमाग से नहीं बल्कि कई PhD होल्डर्स से कई महीनों तक डिस्कस करने के बाद में तैयार की थी कि उस समय कैसा माहौल था, लोग कैसे कपड़े पहनते थे, क्या करते थे, किस चीज का व्यापार करते थे, ये सारी चीजें। इसकी कहानी में हमें कांतारा और बांगरा के अलावा काड़पा आदिवासी वाले लोग भी देखने के लिए मिलते हैं जो कि कांतारा के देवों को बंदी बनाना चाहते हैं। लेकिन अगर आपको याद हो तो इसके एक सीन में जब कांतारा के लोग बांगरा जाते हैं तो यहाँ पर वो अपने मसालों को बाजार में बिकता हुआ देखते हैं, जबकि कांतारा के लोग तो पहली बार बांगरा आए थे, तो फिर उनके मसालों को यहाँ पर कौन बेच रहा था। आपको बता दें कि इन मसालों को जंगल के ही एक दूसरे हिस्से में रहने वाले काड़पा आदिवासी के लोग बांगरा आकर बेच रहे थे। इसके अलावा हमें गुलिगा देव के कई रूप भी देखने के लिए मिलते हैं, जैसे रुद्र गुलिगा, राहु गुलिगा। इसके अलावा इसमें हमें एक शेर भी देखने के लिए मिलता है, वो भी इन्हीं का एक रूप है। जहाँ तक कि फिल्म के क्लाइमैक्स में हमें गुलिगा देव की बहन भी देखने के लिए मिलती हैं। और आपको बता दें कि ये सारी चीजें कोई रैंडमली नहीं थी, इन सारे देवों का जिक्र भूताकोला के इतिहास में मेंशन है और ऋषभ शेट्टी ने यहीं से इनका रेफरेंस लेकर अपनी फिल्म में इनको रखा है, जहां फिल्म में अलग अलग देवों की जो भी शक्तियां हैं उनको भी ऋषभ शेट्टी ने बखूबी दिखाया है। तो इस तरह से ऋषभ शेट्टी ने अपने इतिहास और कल्चर को जोड़ती हुई ये बेहतरीन फिल्म बनाई है, जिसके एक एक सीन आपको गूजबम्प देने का काम करते हैं। एक सीन में राजशेखर अपने बेटे कुलशेखर का अंतिम संस्कार करने के बाद एक आदमी को रैंडमली मार देता है और आप में से कई लोगों को ये लग रहा होगा कि शायद उन्होंने गुस्से में इस रैंडम आदमी को मार दिया है, लेकिन ऐसा नहीं था। जिसको पीने के बाद में राजा लगभग 2 दिनों के लिए बेहोश हो गया था और इस दौरान उसका लड़का कांतारा में जाता है और वहां पर मारा जाता है। तो बाद में जब राजा को होश आता है तो राजा गुस्से में इस वैद्य को मार देता है। वैसे पूरी फिल्म कांतारा के हर एक सीन में इतनी सारी हिडन डिटेल्स हैं जिनके बारे में हम एक वीडियो अलग से बना सकते हैं। तो अगर आप लोग कमेंट करेंगे तो हम इसकी हिडन डिटेल्स के ऊपर एक वीडियो अलग से लेकर आएंगे। फिलहाल हम बात करते हैं फिल्म के बनने के पीछे की बहुत सारी कहानियों के बारे में। पहली वाली कांतारा की सफलता के लगभग 5 महीने बाद ही ऋषभ शेट्टी ने इसके अगले पार्ट यानी कि इसके प्रीक्वल का अनाउंसमेंट कर दिया था और वो अपनी पिछली फिल्म कांतारा की पूरी टीम के साथ में इसके अगले पार्ट के ऊपर काम करने लगे थे।
जहां ऋषभ शेट्टी ने इसके पहले पार्ट की सफलता को टेकन फॉर ग्रांटेड नहीं लिया और एक बेहतरीन कहानी तैयार की। नहीं तो अगर ऋषभ शेट्टी चाहते तो एक नॉर्मल सी कहानी को लेकर भी इसकी कहानी को आगे बढ़ा सकते थे, लेकिन ऋषभ शेट्टी ने वो आसान रास्ता नहीं चुना और इसके पहले की कहानी को दिखाने का डिसाइड किया। जहां इसके लिए ऋषभ शेट्टी ने उस समय की बहुत सारी किताबें पढ़ी, बहुत सारे पीएचडी होल्डर्स से मिले और उस समय की बहुत सारी बातों के बारे में जाना। और लगभग 8 महीने की कड़ी मेहनत के बाद ऋषभ शेट्टी ने इन सारी चीजों को एक कहानी में ढाला और यहाँ पर अपने इतिहास को भी दिखाने की कोशिश की। और लगभग 8 महीने में ऋषभ शेट्टी ने इसकी पूरी एक बॉन्ड स्क्रिप्ट तैयार कर ली थी। इसके अलावा इसके लिए जो भी बड़े बड़े सेट तैयार होने थे या जिन सीन्स में VFX का यूज होना था उसके लिए भी स्केच तैयार करवाए गए। और एक तरफ ऋषभ शेट्टी की टीम ने इन सारी चीजों के ऊपर काम करना शुरू कर दिया था और दूसरी तरफ ऋषभ शेट्टी फिल्म की कास्टिंग के लिए निकल पड़े, जहां उनके किरदारों के लिए और उनके नेचर के हिसाब से उन्हें बिल्कुल पर्टिकुलर एक्टर और एक्ट्रेस ही चाहिए थे। उनके पास में कोई और चॉइस नहीं थी। लीड एक्ट्रेस के तौर पर उन्हें रुक्मणी वसंत का लुक बहुत ज्यादा पसंद आया था और जिस तरह का ये किरदार था उसके लिए रुक्मणी वसंत बिल्कुल परफेक्ट नजर आ रही थी। आपको बता दें कि ऋषभ शेट्टी पहली बार रुक्मणी वसंत से अपने दोस्त रक्षित शेट्टी की फिल्म सप्तसागरा डाचे एलो साइड ए और साइड बी के सेट पर मिले थे और उन्हें रुक्मणी वसंत काफी पसंद आई और उन्होंने रुक्मणी वसंत को फिल्म कांतारा चैप्टर 1 के लिए अप्रोच किया और वो तुरंत इसमें काम करने के लिए तैयार हो गई थी। इसके अलावा उन्होंने राजशेखर के रोल के लिए जाने माने एक्टर जयराम को अप्रोच किया, तो वहीं प्रिंस कुलशेखर के रोल के लिए गुलशन देवैया को अप्रोच किया और इन दोनों को ही पर्टिकुलर इन रोल के लिए साइन करने को लेकर उनका ये कहना था कि उन्हें इन किरदारों के लिए ये दोनों ही एक्टर चाहिए थे। वैसे आपको बता दें कि जब इसका ट्रेलर रिलीज किया गया था तो उसमें गुलशन देवैया कुछ बहुत ज्यादा प्रॉमिसिंग नजर नहीं आ रहे थे, लेकिन ट्रेलर में ऋषभ शेट्टी ने बहुत सारी चीजें छुपाई थी और जब फिल्म में लोगों ने गुलशन देवैया को देखा तो लोग उनकी एक्टिंग के बिल्कुल फैन हो गए थे। KGF और सालार जैसी बेहतरीन फिल्में प्रोड्यूस करने वाली प्रोडक्शन कंपनी होमबाले फिल्म्स ने इसको प्रोड्यूस किया था और ऋषभ शेट्टी ने बताया कि पूरी फिल्म की मेकिंग के दौरान होमबाले फिल्म्स बिल्कुल एक पिलर के जैसे उनके साथ में खड़ी रही। उन्होंने कहा कि होमबाले फिल्म्स केवल एक प्रोडक्शन कंपनी नहीं है बल्कि होमबाले फिल्म्स भी ऐसी कहानियों को बहुत ज्यादा सपोर्ट करती है और पूरी फिल्म की मेकिंग के दौरान एक बार भी ऐसा नहीं हुआ जब ऋषभ शेट्टी ने होमबाले फिल्म्स से ये कहा कि हमें ऐसा सेट चाहिए है या हमें ऐसा एक्टर चाहिए है या हमें पर्टिकुलर ये चीज चाहिए है। होमबाले फिल्म्स ने कभी भी किसी बात के लिए मना नहीं किया और इस तरह से छोटी छोटी चीजों में भी कॉम्प्रोमाइज नहीं किया गया और यही एक रीजन है कि ये फिल्म इतनी अच्छी बन पाई है। ऋषभ शेट्टी की वाइफ प्रगति शेट्टी भी इन दोनों ही फिल्मों की मेकिंग के दौरान हमेशा उनके साथ में रहीं और आपको बता दें कि प्रगति शेट्टी ने ही इन दोनों ही फिल्मों में सारे कलाकारों के लिए कॉस्ट्यूम डिजाइन किए थे, जहां इन दोनों ही फिल्मों की मेकिंग के दौरान चाहे बड़ा एक्टर हो या फिर छोटे से छोटा जूनियर एक्टर हो, सारे के सारे कॉस्ट्यूम उनकी वाइफ ने ही डिजाइन किए थे। और अक्सर ऋषभ शेट्टी के साथ में उनकी वाइफ भी ऐसे घने जंगलों में जाकर उनके साथ में रहती थीं। इसका एक रीजन ये भी था कि ऋषभ शेट्टी ने इन दोनों ही फिल्मों के लिए अपने सीन्स को करने में किसी भी तरह के बॉडी डबल का यूज नहीं किया है। इन दोनों ही फिल्मों में ऋषभ शेट्टी के जितने भी खतरनाक एक्शन सीन हमें देखने के लिए मिलते हैं वो सारे के सारे ऋषभ शेट्टी ने खुद ही किए थे। इस वजह से उनकी वाइफ अक्सर फिल्म के सेट पर ही रहती थीं और ये प्रेयर करती रहती थी कि ये सारे सीन अच्छे से शूट हो जाएं। और फिल्म की शूटिंग स्टार्ट करने के पहले ऋषभ शेट्टी ने घुड़सवारी की, तलवारबाजी की और कलियार पट्टू की कई महीनों तक ट्रेनिंग ली थी। इसके अलावा उन्होंने अपनी बॉडी को भी इस रोल के लिए तैयार किया और अक्सर फिल्म के सेट पर ही वो एक्सरसाइज करते रहते थे। कई बार तो फिल्म की शूटिंग इतने रिमोट एरिया में की जाती थी कि वो थक कर वहीं सेट पर ही सो जाते थे। इसमें हमें बांगरा का जो बड़ा सा सेट देखने के लिए मिलता है उसका पूरा का पूरा सेट ऋषभ शेट्टी के गांव से दूर जंगल में 600 कारपेंटरों ने लगभग 5 महीने में तैयार किया था। तो वहीं फिल्म का मैसिव क्लाइमैक्स सीन ऋषभ शेट्टी चाहते थे कि ये देखने में बिल्कुल रियल ही लगे, तो इस सीन को शूट करने के लिए बीच जंगल में लगभग 25 एकड़ एरिया में ये पूरा का पूरा सेट तैयार किया गया था और इसके लिए लगभग 3000 से भी ज्यादा जूनियर आर्टिस्ट बुलाए गए थे। और इस क्लाइमैक्स वाले फाइट में हमें जितने भी एक्टर नजर आ रहे हैं वो रियल हैं, VFX से नहीं बनाए गए हैं और इनमें से लगभग 500 बिल्कुल स्किल्ड फाइटर थे जिनको फ्रंट में रखा गया था, जहां लगभग 3000 से भी ज्यादा लोगों के साथ में फिल्म का ये क्लाइमैक्स सीन शूट करने में लगभग 50 दिनों से भी ज्यादा का समय लग गया था। और ये लोकेशन ऋषभ शेट्टी के गांव कुंदापुर से लगभग 20 किलोमीटर अंदर थी। यहाँ पर आपको बता दें कि कांतारा चैप्टर 1 को तैयार करने के लिए ऋषभ शेट्टी ने लगभग 250 दिनों से भी ज्यादा शूटिंग की है और वो फिल्म में बतौर एक्टर भी नजर आ रहे थे और उन्हीं ने फिल्म का डायरेक्शन भी किया था, तो उनके ऊपर कितना ज्यादा प्रेशर रहा होगा।
और वो फिल्म में हमें बतौर एक्टर भी नजर आए थे और उन्हीं ने फिल्म का डायरेक्शन भी किया था। तो आप सोच सकते हैं कि उस समय उनके ऊपर कितना लोड रहा होगा, जहां इतने सारे लोगों को मैनेज करना, उनके खाने की व्यवस्था करना, उनके रुकने की व्यवस्था करना और इतने घने जंगल में इन सारे लोगों को लेकर आना। और ये इतनी रिमोट लोकेशन थी कि इस लोकेशन पर पहुंचने के लिए भी लगभग 3 घंटे पहले निकलना होता था। और उनकी पूरी टीम लगभग 4 साढ़े 4 बजे अपने गांव से इस लोकेशन के लिए निकलती थी, तब जाकर ये लोग लगभग 7 और 8 बजे से शूटिंग स्टार्ट कर पाते थे। एक बार तो फिल्म के कई सीन जब सकलेशपुर के पास में शूट किए जा रहे थे तो फिल्म के क्रू मेंबर्स ने वहां जंगल में बहुत सारा कचरा गिरा दिया। और इस बारे में जब वन विभाग को पता चला तो वन विभाग वालों ने फिल्म के मेकर्स के ऊपर लगभग 50,000 रुपए का फाइन चढ़ाया था। फिल्म के फाइट सीन्स को तैयार करने के लिए और वीएफएक्स को डिजाइन करने के लिए कई नेशनल और इंटरनेशनल आर्टिस्ट बुलाए गए थे। यहाँ तक कि क्लाइमैक्स वाले वार सीक्वेंस को तैयार करने के लिए आरआरआर के फाइट मास्टर को ही बुलाया गया था। फिल्म की मेकिंग के दौरान और भी बड़ी मुश्किलें सामने आईं, जहां क्रू मेंबर्स से भरी हुई एक बस पलट गई थी और बस में बैठे हुए कई लोगों को गंभीर चोटें आई थीं और तुरंत उन्हें हॉस्पिटल ले जाकर एडमिट करवाया गया था। और इसकी वजह से फिल्म की शूटिंग को कुछ दिनों के लिए डिले करना पड़ा था। और जब सारे क्रू मेंबर्स ठीक हो गए तब जाकर दोबारा से फिल्म की शूटिंग शुरू की गई थी। इसके अलावा एक हादसा और हुआ था जब क्रू मेंबर्स से भरी हुई बोट भी पानी में डूब गई थी। और बोट के डूबने के बाद इसमें बैठे हुए सारे लोग पानी में तैरने लगे थे और बाद में वहां पर खड़े हुए लोगों ने उन सबको बचाया और बाद में सब लोगों को पानी से बाहर निकाल लिया गया। किसी भी तरह की जान का नुकसान नहीं हुआ। लेकिन आपको बता दें कि इस दुर्घटना में इस बोट के अंदर फिल्म से रिलेटेड कई कीमती इक्विपमेंट भी रखे हुए थे, लेकिन वो सारे के सारे डूब गए। फिल्म कांतारा चैप्टर 1 की शूटिंग के दौरान इसकी मुसीबतें थमने का नाम नहीं ले रही थीं और पूरी फिल्म की शूटिंग के दौरान 3 लोगों की जान चली गई थी, जिनमें से पहले थे राकेश पुजारी, जिन्होंने कांतारा चैप्टर 1 में एक कॉमिक रोल निभाया था, जहां इसमें वो हमें बूबा के बेटे के तौर पर नजर आए थे और जेलर बने हुए थे। उनके कई कॉमिक सीन हमें इसमें देखने के लिए मिले थे। आपको बता दें कि कांतारा के रिलीज होने के लगभग 6 महीने पहले ही उनकी हार्ट अटैक की वजह से मृत्यु हो गई थी, लेकिन इस समय तक उन्होंने फिल्म के लिए अपने सारे सीन शूट कर लिए थे और उनके सीन हमें फिल्म में देखने के लिए भी मिलते हैं। इसके अलावा इसमें काम कर रहे जूनियर आर्टिस्ट एमएफ कपल की भी एक नदी में डूबने की वजह से मृत्यु हो गई थी। जिस समय कोल्लूर एरिया में फिल्म के कई सीन शूट किए जा रहे थे वहां पर इसका एक सेट भी लगाया गया था, तो वहीं पर सुपर्णिका नदी में डूबने की वजह से उनकी मृत्यु हो गई थी और फिल्म मेकर्स के खिलाफ में एफआईआर भी दर्ज की गई थी। और उस समय फिल्म के सेट पर हुई इन 2 मौतों के बाद तो कई लोग ये बोलने लगे थे कि भगवान ये नहीं चाहते हैं कि ये फिल्म बनकर तैयार हो। इसी वजह से भगवान हमें ये संकेत दे रहे हैं कि इस फिल्म को यहीं पर रोक देना चाहिए। हालांकि ये सिलसिला यहीं पर नहीं थमा। फिल्म के पोस्ट प्रोडक्शन के टाइम पर इसमें काम कर रहे एक और आर्टिस्ट विजू वीके की भी हार्ट अटैक की वजह से मृत्यु हो गई थी और पूरी फिल्म की टीम बिल्कुल शॉक्ड हो गई थी। इसके अलावा जब फिल्म की शूटिंग हो रही थी तो एक बार इसके सेट पर तेज आग भी लग गई थी। हालांकि किसी को जानमाल का नुकसान नहीं हो पाया था, लेकिन फिर भी इस फिल्म की मेकिंग के दौरान इतनी सारी घटनाएं हुई कि लोगों ने फिल्म को अपशगुन तक बोल दिया था। हालांकि इतनी सारी चीजों के बावजूद भी फिल्म को तैयार किया गया। ऋषभ शेट्टी ने अपने एक इंटरव्यू में बताया कि फिल्म के सेट पर ऐसी घटनाएं हो रही थीं, जिसके बाद ऋषभ शेट्टी कहीं ना कहीं अंदर से टूट रहे थे और उन्हें अंदर से बहुत ज्यादा दुख हो रहा था। लेकिन फिल्म की मेकिंग के दौरान उन्होंने बताया कि ऐसा लग रहा था कि जैसे कोई देव शक्ति उन्हें प्रोटेक्ट कर रही है और वो ये फिल्म कंप्लीट करते जा रहे हैं। और फिलहाल जब तक मैं ये वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ, इस समय तक कांतारा लगभग 350 करोड़ रुपए से ज्यादा का वर्ल्ड वाइड कलेक्शन ऑलरेडी कर चुकी है और अभी सिनेमा घरों में इसको जबरदस्त रिस्पॉन्स मिल रहा है और ये बहुत अच्छा कलेक्शन करती ही जा रही है। और अपने रिलीज होने के मात्र 5 दिनों के अंदर ही ये हाईएस्ट ग्रॉसिंग कन्नड़ा फिल्म बन गई है। वैसे आपको बता दें कि इसका क्लैश हुआ है वरुण धवन और जानवी कपूर की फिल्म सनी संस्कारी की तुलसी कुमारी के साथ में, लेकिन ऑडियंस की तरफ से इसको बहुत ही ठंडा रिस्पॉन्स मिला है और ये फिल्म बुरी तरह से फ्लॉप हो रही है। कांतारा के दोनों पार्ट का म्यूजिक बी अजनीश लोकनाथ ने ही तैयार किया है और ये वाकई में देखते ही बनता है। फिल्म का बैकग्राउंड म्यूजिक जबरदस्त है और ये सारे के सारे सीन्स को बहुत ज्यादा एलिवेट करता है। इसके अलावा इस बार ऋषभ शेट्टी ने पंजाबी सिंगर दलजीत दोसांझ का भी एक गाना रखा है। आपको बता दें कि दलजीत दोसांझ भी कांतारा के बहुत बड़े फैन रहे हैं और वो बहुत बड़े शिव भक्त भी हैं। और जब वो ऋषभ शेट्टी से मिले तो उन्होंने बताया कि वो ऋषभ शेट्टी के और कांतारा के कितने बड़े फैन हैं। और दलजीत दोसांझ ने कांतारा चैप्टर 1 के लिए भी बेहतरीन गाना बनाया है। तो एक तरफ जहां कांतारा चैप्टर 1 को पसंद करने वाले इतने लोग हैं, तो वहीं दूसरी तरफ कई लोग ऐसे भी हैं जिन्हें ये फिल्म पसंद नहीं आ रही है।
और इसको लेकर बिल्कुल एक अलग ही तरह की कंट्रोवर्सी चल रही है। वैसे मुझे तो ये फिल्म बहुत ज्यादा पसंद आई थी और फिल्म जिस हिसाब से कलेक्शन कर रही है ये बहुत सारे लोगों की जलाने वाली है कि जहां आज के टाइम पर फिल्में 50 करोड़ रुपए का कलेक्शन भी बमुश्किल से कर पा रही हैं और इतना कलेक्शन दिखाने के लिए भी इसके मेकर्स को फेक बुकिंग करनी पड़ रही है। तो वहीं कांतारा चैप्टर 1 ने ये करके दिखाया है कि बिना किसी फेक बुकिंग के भी फिल्म चल सकती है और अच्छा खासा कलेक्शन कर सकती है। कांतारा चैप्टर 1 एक ऐसे पॉइंट पर खत्म होती है जहां पर हमें इसके अगले पार्ट की हिंट भी दी जाती है और इसका नाम होगा कांतारा चैप्टर 2, जहां इसकी कहानी में हमें अनेकों सवालों के जवाब मिलेंगे और इसकी कहानी होगी 5वीं 6वीं शताब्दी से लेकर 19वीं और 18वीं शताब्दी के आसपास की। और इस तरह से इसकी ये पूरी टाइमलाइन तैयार हो जाएगी और ऋषभ शेट्टी फिर शायद इसकी कहानी को आगे सेट करेंगे। आपको बता दें कि ऋषभ शेट्टी ने फिल्म की शूटिंग स्टार्ट करने के पहले भी भूताकोला में गए थे और वहां पर देव की परमिशन ली थी और पूरी फिल्म की शूटिंग हो जाने के बाद ऋषभ शेट्टी ने दोबारा से भूताकोला में जाकर देव का आशीर्वाद लिया था। फिल्म के OTT राइट्स अमेजन प्राइम ने लगभग 125 करोड़ रुपए में ऑलरेडी खरीद लिए हैं। फिल्म को कन्नड़ा में होम वाले फिल्म सी डिस्ट्रीब्यूट कर रही है तो वहीं केरला में पृथ्वीराज सुकुमारन की कंपनी इसको डिस्ट्रीब्यूट कर रही है। तो वहीं नॉर्थ इंडिया में रवीना टंडन के हस्बैंड अनिल थड़ानी इसका डिस्ट्रीब्यूशन कर रहे हैं। तो वहीं तेलुगु में मैत्री मूवी मेकर्स और गीता आर्ट्स जैसी कंपनियां इसको डिस्ट्रीब्यूट कर रही हैं। तो वहीं तमिल में इसको थिंक स्टूडियोज डिस्ट्रीब्यूट कर रहा है। कई सेलिब्रिटीज जैसे अनुपम खेर, मधुर भंडारकर, राम गोपाल वर्मा, यस, मम्मूटी, डायरेक्टर SS राजमौली, रजनीकांत, कमल हसन और ऐसे कई और सेलिब्रिटीज की तरफ से फिल्म की बहुत ज्यादा तारीफ की गई है। और मुझे लगता है कि ऋषभ शेट्टी ने कांतारा से फिल्म मेकर्स के लिए बिल्कुल एक नया रास्ता खोल दिया है, जहां अब फिल्म मेकर्स ऐसी डीप रूटेड कहानियों के ऊपर फोकस करेंगे क्योंकि ये फिल्में लोग पसंद कर रहे हैं। और मुझे लगता है कि गारंटेड इस बार भी कांतारा चैप्टर 1 के लिए ऋषभ शेट्टी को नेशनल अवार्ड जरूर मिलेगा। तो मुझे तो ये फिल्म बहुत ज्यादा पसंद आई है और मैं इसके अगले पार्ट को लेकर भी काफी एक्साइटेड हूँ। खैर, आप लोगों को ये फिल्म कैसी लगी थी, इसके बारे में आपकी क्या राय है, हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। और अगर ये वीडियो आपको पसंद आया हो, मेरी मेहनत आपको पसंद आई हो, तो इसको प्लीज लाइक करके मुझे इस बात का जवाब जरूर दीजिए। तो मिलते हैं किसी नए वीडियो में कुछ और ऐसी ही इंटरेस्टिंग और रोचक बातों के साथ।